की मूल इकाई क्या है? वैज्ञानिक वर्गीकरण में वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है? मूल इकाई आपका है जाति। क्या है? जाति है। मूल इकाई क्या है? जाति है। अगला क्वेश्चन बोल रहे हैं जीवधारियों के वर्गीकरण के अध्ययन को क्या कहते हैं? जीवधारियों के वर्गीकरण के अध्ययन को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? जीवधारियों के वर्गीकरण के अध्ययन को कहा जाता है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी, ठीक है ना? क्या कहा जाता है? टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी कहा जाता है। क्वेश्चन बोल रहा है टैक्सोनॉमी मूल रूप से डैश किससे संबंधित है? टैक्सोनॉमी मूल रूप से किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? यह है जैव विविधता से संबंधित है। किससे संबंधित है? जैव विविधता से संबंधित है। क्वेश्चन बोल रहे हैं कि जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहा जाता है? जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ऑप्शन ए वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं। वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं। वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं। अगला मानवीय विकास के संबंध में मानवीय विकास के संबंध में हाल ही में खोज की गई कड़ी कौन सी जीवाश्म की खोज है? कौन सी जीवाश्म की है? होमो लैंडली। क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा वह विचार है? निम्नलिखित में से वो कौन सा विचार है कि नई प्रजातियों का विकास उनके परिभाषित परिवर्तन के कारण हुआ है? ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर उत्परिवर्तन। क्या है? ये एंटीक्वेशन पूछा हुआ है। उत्परिवर्तन। निम्न में से कौन सा वो विचार है कि नई प्रजातियों का विकास उनके परिभाषित परिवर्तन के कारण होता है? उत्परिवर्तन है। क्वेश्चन है किस वैज्ञानिक ने द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन का प्रतिपादन किया था? किस वैज्ञानिक ने द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन का प्रतिपादन किया था? किसने किया था? चार्ल्स डार्विन ने किया था। किसने किया था? चार्ल्स डार्विन ने किया था। क्वेश्चन बोल रहे निम्नलिखित को एक उचित अनुक्रम में व्यवस्थित करें। ठीक है ना? देखो पहले आ जाएगा विकास। कुछ का भी हुआ, पहले विकास होगा, उसके बाद प्राकृतिक चयन होगा। क्या होगा? प्राकृतिक चयन होगा। और तीसरा होगा जन्नात्मक विगलन होगा। उसके फिर होगा उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन जो होता है लास्ट में होता है। ठीक है? क्वेश्चन जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है? कारण उत्परिवर्तन ही जीव विविधता का अत्यधिक विविधता का कारण है। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है हुगो डी ब्रिज ने किस सिद्धांत का प्रतिपादित किया था? हुगो डी ब्रिज ने किस सिद्धांत का प्रतिपादित किया था? हुगो डी ब्रिज ने किस सिद्धांत का प्रतिपादित किया था? ये किया था उत्परिवर्तन का सिद्धांत। इसका क्या था? उत्परिवर्तन का सिद्धांत किया था। ठीक। हुगो डी ब्रिज ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। किसका क्या था? उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप चला चलते हैं सेल चैप्टर सेकेंड में, मतलब चैप्टर स्टार्ट अब से होता है। वो था आपका इंट्रोडक्शन। चैप्टर स्टार्ट सेल से होता है। इसको बोलते हैं कोशिका।
पहला क्वेश्चन है आपका, डैश ने सजीव वस्तुओं में लक्षणों की आनुवंशिकता के सिद्धांत के प्रतिपादन में योगदान दिया है। डैश ने सजीव वस्तुओं में लक्षण की आनुवंशिकता के सिद्धांत के प्रतिपादन में योगदान दिया। किसने दिया था? आपका जो दिया है ग्रेग जॉन मेंडल। कौन है? ग्रेग जॉन मेंडल है, ठीक ना, यही दिया था ग्रेग जॉन मेंडल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डैश उत्परिवर्तन म्यूटेशन, डैश उत्परिवर्तन म्यूटेशन आनुवंशिक नहीं होता है। डैश उत्परिवर्तन म्यूटेशन को ही बोलते हैं उत्परिवर्तन, आनुवंशिक नहीं होता है। यह दैहिक क्या है? दैहिक आनुवंशिक नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अविभाजित कोशिका में, क्या बोला? एक अविभाजित कोशिका में, मतलब जिसको खंड नहीं कर सकते हैं, अविभाजित कोशिका में डीएनए डैश के भाग के रूप में मौजूद रहता है। यह रहता है क्रोमेटिक पदार्थ के रूप में, क्रोमेटिन पदार्थ के रूप में रहता है। किसके रूप में रहता है? क्रोमेटिन पदार्थ के रूप में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? किस कोशिकांग को सुनाइए ना कोशिका अंग। ये क्वेश्चन है कि किस कोशिका अंग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? किसे कहा जाता है? बी, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, माइटोकॉन्ड्रिया को। किसको कहता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका अंग का कोशिका का मास्टर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका में केंद्रक के अतिरिक्त निम्न में से किन दो कोशिकाओं को के अपने डीएनए और राइबोसोम होते हैं? अपना ही होता है उसके पास। क्या होता है? डीएनए और राइबोसोम होता है। ऐसा कौन सा कोशिका केंद्रक के अतिरिक्त निम्न में से किन दो कोशिका अंगों के अपने डीएनए और राइबोसोम होता है? इसका होता है लवक और माइटोकॉन्ड्रिया का। लवक और माइटोकॉन्ड्रिया का उसके पास अपना ही होता है डीएनए और राइबोसोम। क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कोशिकांग केवल पादप में पाए जाते हैं? निम्न में से कौन से कोशिकांग केवल पादप में पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर आपका ये हो गया सी, लवक इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकाएं घटक अधिकांश प्रोकेंद्रिकाएं या प्रोकैरियोट्स को बोलते हैं इंग्लिश में, प्रोकैरियोट्स में मौजूद नहीं होता है। क्या बोल रहे हैं? फिर से कहते हैं, निम्न में से कौन सा कोशिका घटक अधिकांश प्रोकैरियोटिक में मौजूद नहीं होता है? इसमें नहीं होता है, केंद्रक झिल्ली में नहीं होता है। केंद्रक झिल्ली में नहीं होता है। क्या नहीं होता है? प्रोकैरियोटिक मौजूद नहीं होता है। प्रोकैरियोटिक अधिकांश मौजूद नहीं होता है। किसमें? केंद्रक झिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है, निम्न में से किस कोशिका अंग को कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है? राजा, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? किसको कहा जाता है? राइबोसोम को कहा जाता है। निम्न में से किस कोशिका अंग को कोशिका का प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है? ये ऑप्शन डी है आपका, राइबोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? वो है निम्न में से मौजूद सबसे बड़ा कोशिका अंग कौन सा है? ये आपका है अंतःप्रदीप्त जलिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिका अंग में डीएनए होता है? क्या बोला? नाभिकीय के अलावा कोशिका के किस कोशिका अंग में डीएनए होता है? ये आपका होता है
माइटोकॉन्ड्रिया, देखो नाभिक में तो डीएनए होता ही है, उसके अलावा भी कहाँ होता है कोशिका, कौन सा माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ये पूछा था आपका आरआरबी जेईई में, ठीक, गुवाहाटी को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, मानवों के ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी होने के कारण, मानवों के ऊतक में ऑक्सीजन की कमी होने के कारण पायरुवेट अम्ल किस कोशिकांग के भीतर लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है। इसमें बदल जाता है, लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है। कोशिका द्रव, फिर से पढ़ देते हुए, मानवों के ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी होने के कारण पायरुवेट अम्ल किस कोशिका के भीतर लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है, कोशिका द्रव में बदल जाता है। नया क्वेश्चन, ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पायरुवेट में विघटन कहाँ होता है। ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पायरुवेट में विघटन कहाँ होता है। ये होता है आपका कोशिका द्रव में होता है। कहाँ होता है, कोशिका द्रव में होता है। क्वेश्चन, कोशिका अंगक जो सरल शर्करा को जटिल शर्करा में बदलने में शामिल है। कोशिका अंगक जो सरल शर्करा को जटिल शर्करा में बदलने में शामिल है, उसको क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं गोल्जी उपकरण। क्या बोलते हैं, गोल्जी उपकरण बोलते हैं, ठीक है। ये एनसीईआरटी का है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन गलत है। पढ़ते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की सहायता में पायरुवेट अम्ल का गठन होता है, ना कि एसिटिक अम्ल का। यही लग रहा गलत है। श्वसन के प्रथम चरण में ग्लूकोज का विघटन होता है, ये तो सही है। किण्वन की प्रक्रिया के लिए ऑक्सीजन आवश्यक नहीं है, ये सही है। श्वसन सही नहीं होता है, किण्वन की प्रक्रिया के लिए ऑक्सीजन आवश्यक नहीं होता है। किण्वन प्रक्रिया के समय ना ऑक्सीजन की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ता। श्वसन के प्रथम चरण में पायरुवेट अम्ल का निर्माण होता है, सही बात है। ऑप्शन एक सही आंसर है, गलत है, कथन गलत है। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की ऑक्सीजन की सहायता से पायरुवेट अम्ल का विघटन होता है, ना कि एसिटिक अम्ल का। गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एटीपी अणुओं में भंडारित और स्थानांतरित करने की प्रक्रिया में निम्न में से कौन सा खनिज महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह है फास्फोरस। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, एटीपी को एटीपी अणुओं में भंडारित और स्थानांतरित करने की प्रक्रिया में निम्न में से कौन सा खनिज महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह है फास्फोरस। क्या है, फास्फोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए का एक खंड जो एक प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है, उसे डैश कहा जाता है। डीएनए का एक खंड जो एक प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है, उसे क्या कहा जाता है। उसे कहा जाता है जीन। जीन ही एक प्रोटीन का जानकारी प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है, प्रोटीन संश्लेषण मतलब प्रोटीन सिंथेटिक्स में निम्न कोशिकांग या सेल और ऑर्गेनिक सेल में से किन की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। इसमें राइबोसोम और सेंट्रोसोम, अंतर्जलिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम नहीं, गोल्जी उपकरण और माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, लाइसोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। किसका है, लाइसोसोम। एक मिनट, इसका अंतर्द्रव्य जलिका, इसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम का भूमिका अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद कौन है। केब्रेस चक्र है। क्या है, केब्रेस चक्र।
क्या है, केब्रस चक्र है, ठीक है। ये हो गया है, इसका आंसर क्या है, केब्रस चक्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट चैप्टर है, क्वेश्चन नहीं है, ये है सेल डिवीजन है, इसको हिंदी बोलते हैं कोशिका विभाजन। कि कोशिका विभाजन कैसे कैसे होता है, कोशिका विभाजन चैप्टर सेकेंड, ऐसे बोले तो तीसरा है, चैप्टर सेकेंड। चलते हैं, क्रोमेटिन शामिल है, क्या है, क्रोमेटिन शामिल है। केमरेटिन शामिल है, किसमें है, डीएनए और आरएनए हिस्टोन डीएनए और डीएनए प्लस आरएनए हिस्टोन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है लाइसोसोम निम्न में से किस कोशिका अंग से बनता है। लाइसोसोम निम्न में से किस कोशिका अंग से बनता है, किस कोशिका अंग से बनता है, ये बनता है गोल्जी काय से। किससे बनता है, गोल्जी काय से। नेक्स्ट क्वेश्चन, युग्मक का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा होता है। युग्मक का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा होता है, ये होता है आपका अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। नया क्वेश्चन आपका है माइटोसिस कोशिका विभाजन के किस चरण में गुणसूत्र अपनी पहचान खो देता है। माइटोसिस कोशिका विभाजन के किस चरण में गुणसूत्र अपनी पहचान खो देता है, किसमें खो देता है, डी टेलोफेज में अपनी टेलोफेज में गुणसूत्र की पहचान खो देता है। नए क्वेश्चन, मनुष्य में कितने ऑटोसोम मौजूद होते हैं। मनुष्य में कितने ऑटोसोम मौजूद होते हैं, मनुष्य में कितने ऑटोसोम मौजूद होते हैं, यह है 22 जोड़ी ऑटोसोम मौजूद होते हैं। मनुष्य में 22 जोड़ी ऑटोसोम मौजूद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस जीवित प्रजाति में 20 से अधिक 200 से अधिक गुणसूत्र होते हैं। निम्न में से किस जीवित प्रजाति में 200 से अधिक गुणसूत्र मौजूद होते हैं। अमीबा में 200 से अधिक गुणसूत्र होते हैं। अमीबा में 200 से अधिक गुणसूत्र मौजूद होते हैं। ये नए क्वेश्चन छूट गया है। इनमें से कौन सा कथन सही है, निम्न में से कौन सा कथन सही है। क्वेश्चन ये आपका है, निम्न में से कौन सा कथन सही है। मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं, निम्न में से जिसमें से 21 जोड़ी एलोसोम होते हैं और 2 जोड़ी लैंगिक और गुणसूत्र होते हैं। ये तो नहीं है। डीएनए अणु 2 सर्पिल सीढ़ी की तरह एक दोहरी पेचदार संरचना बनाने वाले 2 लंबे पोलियोन्यूक्लियोटाइड्स रेसाओं से बनता है। एकदम सही है। जेनेटिक्स को जेडी वाटसन ने 1916 ईस्वी में परिभाषित किया था। गलत बात। मेंडल पहला वैज्ञानिक था जिसने 1886 में एक जीन को विरासत के रूप में देखा था। नहीं, मतलब ऑप्शन बी सही आंसर है। नया क्वेश्चन, गुणसूत्र के सिरों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। गुणसूत्र के सिरों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य है। सी, गुणसूत्र के सिरों को
टेलोमेरस कहा जाता है। गुणसूत्र के सिरों को टेलोमेरस कहा जाता है। गुणसूत्र के सिरों को क्या कहा जाता है? टेलोमेरस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्यों में कलर ब्लाइंडनेस के लिए जीन डैश में स्थित होता है। जीन डैश में स्थित होता है। पुरुषों में कलर ब्लाइंडनेस के लिए जीन डैश में स्थित होता है। पुरुषों में कलर ब्लाइंडनेस के लिए इसका आंसर है एक्स गुणसूत्र होता है। क्या होता है? एक्स गुणसूत्र होता है। पुरुषों में कलर ब्लाइंडनेस के लिए डैश में स्थित होता है। क्या होता है? एक्स गुणसूत्र होता है। एक्स गुणसूत्र होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? निम्न में से कौन सा कथन गलत है? ये आपका हो गया, एक परिस्थिति तंत्र में एक प्रजाति में गुणसूत्र संख्या स्थित होती है। एक परिस्थिति तंत्र में विभाजन प्रजातियों के भीतर गुणसूत्र संख्या होती है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। डैश पादप हार्मोन नहीं है। इसमें से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? एड्रेनालिन। क्वेश्चन, एड्रेनालिन क्या है? पादप हार्मोन नहीं है। एड्रेनालिन क्या है? पादप हार्मोन नहीं है। क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि रोकता है? एब्सिसिक अम्ल। ये क्या है? कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि रोकता है? वृद्धि को रोकने में काम कौन करता है? जैसे कोई आदमी बढ़ रहा है, उसको रोकने में काम कौन करता है? किसी आदमी में वृद्धि होता है, शरीर को बढ़ाता है, उसको रोकने वाला कौन सा अम्ल है? गुणसूत्र में क्रोमैटिक्स जिस बिंदु पर संलग्न होते हैं उस बिंदु को नाम क्या है? गुणसूत्र में क्रोमैटिक्स जिस बिंदु पर संलग्न होते हैं उस बिंदु का नाम क्या है? उस बिंदु का नाम है गुणसूत्री बिंदु। सेंट्रोमियर किस अवस्था में दो भाग में विभाजित होता है? सेंट्रोमियर किस अवस्था में दो भाग में विभाजित होता है? सेंट्रोमियर किस अवस्था में दो भाग में बढ़ जाता है? पक्ष अवस्था सेकेंड में। क्वेश्चन, विनिमय क्या बोला? विनिमय के दौरान अर्धसूत्री विभाजन होता है। विनिमय के दौरान अर्धसूत्री विभाजन होता है। ठीक है ना? होता है। ये होता है पेकिटिन। सुना है ना पेकिटिन का? ये क्वेश्चन बोल रहा है विनिमय के दौरान अर्धसूत्री विभाजन होता है। कब होता है? पेकिटिन के समय होता है। नया क्वेश्चन है, निम्न में से तुर्क तंतु किसके द्वारा बने होते हैं? ये है टर्ब्यूलिन के द्वारा बने होते हैं। तंत्रुक तंत्र। समसूत्री विभाजन के चरण का नाम बताइए जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होता है। समसूत्री विभाजन के चरण का नाम बताइए जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होता है। मध्य रेखा मेटाफेज है। समसूत्री विभाजन के चरण का नाम
जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होता है। मध्य रेखा पर होता है मेटाफेज, मध्य मेटा। यह क्वेश्चन, निम्न में से क्या कोशिका चक्र के दौरान जीवन अवस्था की भूमिका की सबसे अच्छी व्यवस्था करता है। कोशिका बढ़ाती है और सामान्य उपचार करती है। कोशिका बढ़ाती है और सामान्य उपचार करती है। सिनेप्सिस अर्धसूत्री विभाजन के किस चरण में होता है? सिनेप्सिस अर्धसूत्री विभाजन किसके चरण में होता है? किस चरण में होता है? ये किस चरण में होता है? ये होता है जिगोटिन चरण में होता है। जिगोटिन चरण में होता है आपका, जिगोटिन चरण में। ये है क्वेश्चन। डैश कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है। डैश कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है। कौन देता है बढ़ावा? ये आपका साइटोकाइनिन की वजह से कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है। कोशिका विभाजन को बढ़ावा किसके द्वारा दिया जाता है? साइटोकाइनिन के द्वारा दिया जाता है। अब अगला चैप्टर चलेगा नेक्स्ट डे। थैंक यू।